मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने समय दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बीते दिनों कोरोना के इस कठिन कालखंड में भी देश ने चहुं दिशा में किस प्रकार से इनिशिएटिव लिए, देश के दलित, पीड़ित, गरीब, शोषित, महिला, युवा, उनके जीवन को सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए देश में जो कुछ भी गतिविधि हुई है उसका एक संक्षिप्त खाका देश के सामने प्रस्तुत किया और उसमें आशा भी है, विश्वास भी है, संकल्प भी है, समर्पण भी है। अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। माननीय खड़गे जी ने कुछ देश के लिए, कुछ दल के लिए, कुछ खुद के लिए काफी कुछ बातें बताई थी। आनंद शर्मा जी ने भी, उनको जरा समय की तकलीफ रही, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि देश की उपलब्धियों को स्वीकारा जाए। श्रीमान मनोज झा जी ने राजनीतिक से अभिभाषण परे होना चाहिए, इसकी अच्छी सलाह भी दी। प्रसन्न आचार्य जी ने वीर बाल दिवस और नेताजी से जुड़े कामों के संबंध में भी विस्तार से सराहना की। डॉक्टर फौजिया खान जी ने संविधान की प्रतिष्ठा को लेकर विस्तार से चर्चा की। हर सदस्य ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर और राजनीतिक स्थिति के आधार पर अपनी बातें हमारे सामने रखी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का इसके लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पचहत्तर साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का, देश को गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और उन सब का लेखा जोखा लेकर के जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना, जो कमियां हैं उसको करेक्ट करना और जहां नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है वो नए इनिशिएटिव लेना। और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और हम सभी राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान पर भी और देश का ध्यान भी आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, सबका ओनरशिप होगी और उसके कारण
जो 75 साल की गति थी, उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पिछले 100 साल में मानव जात ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा है। और संकट की तीव्रता देखिए, मां बीमार है एक कमरे में, लेकिन बेटा उस कमरे में प्रवेश न कर पाए। पूरे मानव जात के लिए ये कितना बड़ा संकट था। और अभी भी ये संकट बहुरूपिया है, नए नए रंग रूप लेकर के कभी न कभी कुछ न कुछ आफतें लेकर के आता है। और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरी मानव जात उससे जूझ रही है। हर कोई रास्ते खोज रहे हैं। आज 130 देश करोड़ के भारत के लिए दुनिया में जब प्रारंभिक कोरोना का प्रारंभ हुआ, चर्चा यही थी। और भारत के कारण दुनिया की कितनी बर्बादी होगी, इसी दिशा में चर्चा हो रही थी। लेकिन ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच भी डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है। और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता इसका यश लेने की भी कोशिश करते आप लोग, तो आपके खाते में कुछ जमा होता। लेकिन अब ये भी सिखाना पड़े। खैर, वैक्सीनेशन के संबंध में अभी प्रश्नकाल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात तो बताई है कि जिस प्रकार से भारत वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है, जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लूं या न लूं विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया। ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य, ये सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए
मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले, ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन किया और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है और कोरोना के इन सारे बंधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम होने नहीं दिया और देश को गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, एक सिनोनिमस हो गया है। आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति है। आदरणीय सभापति जी, जब संकट का काल होता है, चुनौतियां अपार होती हो, विश्व की हर शक्ति अपने ही बचाव में लगी होती है,
कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, ऐसे कालखंड में उस संकटों से बाहर निकालना, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के उन शब्द हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत के सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया, उस पर से मैं दो की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए उसको निश्चित किया, और उसी की वजह से जैसे मैंने वर्णन किया, बम्पर क्रॉप हुआ, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की। महामारी के बावजूद गेहूं, धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड बने। किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा था, मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, ये पहली बार जिंदगी में आता है। इससे संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही। ऐसे कदमों से ही इतने बड़े सेक्टर को शॉक्स और डिसरप्शन से हम बचा पाए। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर, ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की, उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी, इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है,
तो स्वाभाविक है दुनिया के देशों से ऑर्डर भी मिलते हैं, ज्यादा अवसर भी मिलते हैं। और सच तो ये है कि इंजीनियरिंग गुड्स जो बड़ी मात्रा में एमएसएमई बनाते हैं, इस समय जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा बड़ा बना है उसमें ये इंजीनियरिंग गुड का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत के लोगों के कौशल्य का और भारत के एमएसएमई की ताकत को प्रदर्शित करता है।